गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम खंड का की दूसरी इकाई पढ़ रहे हैं। और दूसरी इकाई में हमने विद्युत धारा और धातुओं में विद्युत धारा का चालन, अनुगमन वेग, गतिशीलता, विद्युत प्रतिरोध का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आज इस पाठ्यक्रम के अनुसार आज हमारा जो टॉपिक है, यानी हमारा सिलेबस के अनुसार जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ओम का नियम। तो आज बच्चों हम ओम का नियम पढ़ेंगे और ओम का नियम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ओम का नियम का हमें अपनी प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल भी करना है, यानी ये हमारे प्रैक्टिकल के कोर्स में भी है। तो हम समझते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? तो अगर किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, यानी उसकी हम भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें। यहाँ पर भौतिक अवस्था से मतलब है उसके ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में हम कोई परिवर्तन न करें। तो अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कृपया इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर बोलता हूँ कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात अपने प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक ओम ने बताई कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसका थोड़ा सा एक फॉर्मूला है वो हम निकालेंगे कि यदि मान लीजिए यदि चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर कितना हो? विभवांतर b तथा प्रवाहित धारा क्या हो? I हो। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? उसमें बहने वाली धारा है वो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात या कहें हम विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात तो ओम के नियम के अनुसार यानी V अनुक्रमानुपाती I। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम विभवांतर यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे, सिरों का विभवांतर बढ़ाएंगे तो उसमें विद्युत धारा का मान भी परिपथ में बढ़ेगा। अगर हम वोल्टेज कम करेंगे यानी सिरों का विभवांतर कम होगा तो उसमें बहने वाली धारा का मान भी कम प्राप्त होता है। तो ये इसका मतलब है अनुक्रमानुपाती, यानी सीधा अनुक्रमानुपाती है। अब हम क्या करें? अगर ये समानुपात का निशान हटाएं तो हम जानते हैं हमें एक नियतांक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नियतांक आता है विद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ से क्या मिलेगा? B बराबर हो जाएगा RI। B विभवांतर, I प्रवाहित धारा हो गई, ऊपर लिख ही चुके हैं। तो R क्या है? R है हमारा चालक का विद्युत प्रतिरोध, चालक का विद्युत प्रतिरोध।
तो ये चालक का विद्युत प्रतिरोध है। तो ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया ओम के नियम से V बराबर RI। यहाँ पर हम कहें कि V अपॉन I बराबर क्या होगा, प्रतिरोध यानी नियतांक बराबर नियतांक। इसका मतलब ये है कि B और I का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। और किसके बराबर होगा वो, उसके चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। B और I का अनुपात नियत प्राप्त होता है। तो अगर हम इसमें एक ग्राफ खींचें, जैसा कि हम प्रैक्टिकल में करेंगे, ग्राफ खींचें किस किस में, B और I में, यानी एक अक्ष पर हम ले लें, ये मान लीजिए हमारा X अक्ष है, इस पर ले लिया हमने सिरों का विभवांतर यानी V, और इधर ले ली हमें परिपथ में प्रवाहित धारा यानी कि I Y अक्ष पर। तो हमें क्या होता है, एक सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। तो हमें एक सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये हुआ बच्चों हमारा ओम का नियम। अब जो ओम के नियम से संबंधित ही हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार है BI अभिलक्षण। तो इसके बाद हम समझते हैं BI अभिलक्षण। प्लीज नोटेड, इसको नोट कर लीजिए। BI अभिलक्षण, तो यहाँ देखिए B है विभवांतर यानी वोल्टेज और I है प्रवाहित धारा, और अभिलक्षण का मतलब है विशिष्ट गुण, यानी BI जो हमने अभी ग्राफ खींचा था उनके विशिष्ट गुण। कैसा कैसा ग्राफ खींचते हैं तो उनके अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं। अभिलक्षण का अर्थ होता है किसी वस्तु के या किसी राशि के कह सकते हैं उसके विशिष्ट गुण। तो अभी हमने ओम के नियम में समझा था कि B और I में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होता है, सीधी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। B और इधर ले ले हम I, तो इसमें हमने देखा एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। ये प्राप्त होती है हमें धातुओं में। यहाँ आपको ये भी समझना है कि अगर यानी जो परिपथ मान लो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, यानी जिन परिपथों में ओम का नियम लागू होता है, उन्हें ऐसे परिपथों को हम कहते हैं ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ, जिनमें ऐसे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है उन्हें हम ओमीय परिपथ कहते हैं। ये होता है अक्सर धातुओं के केस में, और धातुओं में भी हर एक धातु के पर नहीं होता। अब हम क्या करें कि अगर हम प्रतिरोध के स्थान पर क्या करें, टॉर्च का बल्ब लगा दें, तो यही ग्राफ हमें कुछ इस तरह का प्राप्त हो जाएगा। क्या करें कि अगर हम प्रतिरोध के स्थान पर टॉर्च का बल्ब लगाएं तो किस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। देखिए मैं खींचता हूं, ये हो गया मान लीजिए हमारा यानी X अक्ष, और ये हो गया हमारा Y अक्ष, और इधर ले लिया हमने सिरों का विभवांतर यानी B, और इधर ले लिया उसमें प्रवाहित धारा I। तो अगर हम खींच रहे हैं टॉर्च का बल्ब तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। आप देखें ये और ये, इसमें अंतर आ गया, यानी ये है किसके लिए, टॉर्च का बल्ब। टॉर्च का बल्ब के लिए हमें कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। तो इस ग्राफ का अगर हम अध्ययन करें तो क्या प्राप्त होगा कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है, जैसे धारा की जैसे धारा का मान बढ़ेगा तो उसमें विभव का मान भी बढ़ेगा, और विभव के मान के बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि फिर हमें एक नियत अनुपात प्राप्त नहीं होता। तो यानी धाराओं के केस में भी, यानी हमारा जो ओम का नियम है वो जो निम्न धारा है, निम्न धारा के लिए ही लागू होता है, उच्च धारा के लिए ओम का नियम लागू नहीं हो पाता है। जैसे मैं ये दिखाया, तो जब धारा कम है, धारा जब कम होगी तब ओम का नियम फॉलो होता है। जैसे धारा का जैसे जैसे परिपथ में धारा का मान बढ़ाएंगे, यानी जैसे जैसे परिपथ में धारा का मान बढ़ाएंगे तो उसका विभव भी बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ा रहे तो विभव भी बढ़ेगा, और विभव धारा के मान के बढ़ने के साथ साथ भी प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है, यानी वहाँ पर फिर ओम का नियम फॉलो नहीं
होता है। तो इसका कारण क्या है, जैसे हम धारा का मान परिपथ में बढ़ाते हैं तो उसका ताप भी बढ़ता है, यानी उसका टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है, तो इसलिए उसमें प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये नियम फॉलो नहीं होता है। तो ये हुआ। अब इसका एक गुण और है, यानी अनओमीय परिपथ का, और वो हम खींचते हैं। वो यानी जैसे द्रव के विद्युत द्रव के अपघट्य हैं, या मान लो ट्रांजिस्टर हैं, डायोड बल्ब हैं, अर्धचालक हैं, तो उनमें अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो उनमें ग्राफ हमें किस तरह का प्राप्त होगा ये हम जानते हैं। यानी अर्धचालक, ट्रांजिस्टर या डायोड बल्ब या फिर मान लीजिए हमारे ट्रांजिस्टर, इनके लिए अगर खींचे तो किस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा, जरा देखिए मैं खींचता हूँ। तो अब हमें ग्राफ खींचते हैं डायोड बल्ब के लिए। तो डायोड बल्ब के लिए हमें किस तरह का ग्राफ मिलेगा, ये है हमारे अनओमी परिपथ। इधर ले लिया मैंने सिरों का विभवांतर, यानी चलो सिंबल ही लिख देता हूँ बी, और बाई अक्ष पे ले लिया मैंने, लिख दूँ चलो थोड़ा सा बाई अक्ष, और ये है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ओरिजिन। तो डायोड बल्ब के लिए हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा, यानी देखिए तीनों ग्राफों में अंतर है। तो जैसे अर्धचालक है या द्रव अपघट्य हैं, ट्रांजिस्टर हैं, डायोड बल्ब हैं, तो ये दिखाया है मैंने डायोड के लिए, डायोड। तो डायोड के लिए कुछ हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, यानी ये है हमारा अनओमी परिपथ के लिए ग्राफ। तो यहाँ एक चीज़ और समझ, अनओमी परिपथ है तो उनका प्रतिरोध बदलता है, तो वहाँ हमें प्रतिरोध प्राप्त होता है। कैसा है वो, गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। यानी कभी कभी एक आध नंबर में गत्यात्मक प्रतिरोध पूछ लेते हैं कि भाई अनओमी परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। तो गत्यात्मक प्रतिरोध यानी जो हमारा अनओमीय परिपथ है उसके किसी भाग का, यानी विभव में परिवर्तन तथा उस भाग की विभव में परिवर्तन, मान लें डेल्टा बी, इसका एक भाग कंसीडर कर लिया, मान लीजिए ये मैंने भाग कंसीडर कर लिया पी क्यू। तो इस भाग का देखेंगे विभव में परिवर्तन डेल्टा बी, तथा इसमें इस भाग की धारा में परिवर्तन यानी डेल्टा आई, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध, यानी डायनामिक रेजिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध। तो कभी कभी पूछ लेते हैं, तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, यानी किसी अनओमीय परिपथ के किसी एक भाग का, यानी एक भाग के विभव में परिवर्तन तथा उसके संगत धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हुआ हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध अनओमीय परिपथ का। अगर हम इसका मान निकालना चाहें, अब हम देखें गत्यात्मक प्रतिरोध कितना होगा, यानी गत्यात्मक प्रतिरोध की अगर हम वैल्यू निकालें तो बराबर कितनी निकलेगी, ये हमने भाग कंसीडर किया है ये वाला। तो दोनों बिंदु पर इस पर हम एक मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष एक समांतर रेखा खींच दें, एक वाई अक्ष के सापेक्ष यहाँ, तो ये दोनों क्रॉस करेंगी, वो है मान लीजिए हमारा एस। तो इधर विभव है तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, डेल्टा बी की। यहाँ से लंब डाल देंगे, यहाँ से लंब विभव देख लेंगे, इसी तरह से यहाँ से लंब डाल दें और यहाँ से लंब डाल दें, तो डेल्टा क्या आ जाएगा हमारा, ये आई आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, यानी मैं लिख देता हूँ गत्यात्मक प्रतिरोध विभव के लिए हो गया पी एस। तो यहाँ से गत्यात्मक प्रतिरोध हमें कितना मिल जाएगा, देखिए गत्यात्मक प्रतिरोध यानी बी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से और यहाँ से ये वैल्यू में अंतर देख लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये है हमारा पी एस अपॉन यानी आई देखिए यहाँ से इन दोनों पे यहाँ और यहाँ, तो डेल्टा आई पे हमें क्या मिलेगा, क्यू एस अपॉन क्यू एस। तो ये बराबर मिला, यानी पी एस कितना हो गया हमारा, डेल्टा वी, और पी एस हो गया डेल्टा वी, और क्यू एस हो जाएगा हमारा डेल्टा आई। तो इस तरह से हम परिपथ का यानी अनओमीय परिपथ का हम क्या निकाल सकते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो आज के चैप्टर में बच्चों हमने क्या जाना कि ओम का नियम क्या होता है, यानी यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बी और आई का अनुपात निश्चित
होता है। और दूसरा हमने जाना बी आई अभिलक्षण। बी आई अभिलक्षण हमारे 3 तरह के हुए कि अगर सीधा ग्राफ प्राप्त होता है वो हमारे कैसे हैं, यानी ओमीय परिपथ हैं उनमें सीधा ग्राफ प्राप्त होता है, और टॉर्च वगैरह हैं, या मान लीजिए ये डायोड बल्ब के लिए हमने खींचा तो इसमें कैसे ये हमारे अनओमीय परिपथ हैं, और ये अनओमीय परिपथ यानी ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, और इसका हम गत्यात्मक प्रतिरोध अनओमीय परिपथ का किस तरह से निकाल सकते हैं ये आज हमने इसके अंतर्गत जाना। धन्यवाद।